आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका 20 मार्च को दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो आपका 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों, और उसमें जितना भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखता है तो उसका दोस्तों आज की इस वीडियो को देखकर 15 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का होने वाला है। क्योंकि दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपको 3 को सोल्व करना है। ठीक है, यानी कि 15 नंबर दोस्तों को पक्का करना है। क्योंकि दोस्तों आपको जो 5 नंबर का प्रश्न ये सेक्शन सी का रहेगा। ठीक है, सेक्शन सी में दोस्तों 5 को प्रश्न पूछेगा, 3 को का सही जवाब देना है दोस्तों, और 15 नंबर पक्का करना है। तो दोस्तों अगर आपको 15 नंबर पक्का करना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी दोस्तों स्किप करके जाने का कोशिश कर रहे हैं तो इनके लिए दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये तो अपने ही आप पे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। जो समझदार है दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है 20 मार्च 2023 सामाजिक विज्ञान, और स्पेशली दोस्तों ये 5 नंबर प्रश्न के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं कि जो 5 नंबर प्रश्न है ये दोस्तों प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक का प्रश्न रहेगा। ठीक है, जिसमें से 3 का सही जवाब देना है। और जो लास्ट वाला प्रश्न रहेगा दोस्तों 19 नंबर का, ये तो आपका एक मैप से संबंधित प्रश्न रहेगा दोस्तों। और एग्जाम में दोस्तों 5 नंबर अगर मैप में पक्का करना है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि सर मैप से संबंधित प्रश्न का वीडियो लेकर आइए। क्योंकि दोस्तों मैं एक ऐसा मैप का संबंधित प्रश्न बताने वाला हूं जो आपका दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 100% लिख लीजिए आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको कमेंट करना है कि मैप का प्रश्न वाला वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी कमेंट आता है मैं उतना ही जल्दी आप सभी का वीडियो लेकर आने वाला हूं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है 15 से लेकर 19 तक का प्रश्न सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें से दोस्तों 5 गो प्रश्न था तो एक तो आपका मैथ से संबंधित था, तो 4 गो प्रश्न को सोल्व करेंगे और 4 गो और, यानी कि दोस्तों 8 गो प्रश्न यहां से हम लोग सोल्व करने वाले, और 8 गो प्रश्न में से 15 नंबर पक्का होगा, और एक आपका मैप का वीडियो देखेंगे तब 5 नंबर पक्का होगा, यानी कि यहां से 10 नंबर और एक मैप का प्रश्न से 5 नंबर। चलिए सबसे पहले 15 नंबर का था कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, काफी पिछले बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए G77 क्या होता है और इससे क्या समझते हैं, ये देशों से आप क्या समझते हैं तो आपको बताना है। चलिए तो किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहले दोस्तों एग्जाम में समझना और समझ के लिखना दोस्तों आपका काबिलियत माना जाता है। ठीक है, रटने वाला काम नहीं करना है, समझने वाला काम करना। ठीक है, देखिए G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो अपने अर्थव्यवस्था को तेजी से गति प्रदान करता है। छोटा सा दोस्तों एक वर्ड लिखा गया है कि G77 है क्या, तो G77 दोस्तों एक ऐसा विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह, यानी कि 77 को विकासशील देश, एक देश का समूह नहीं बल्कि 77 देश को मिलाकर यह G77 बनाया गया है। समझ गया, एक शब्द को यहां पर पकड़ लीजिए, 77 ऐसे देश जिसको मिलाकर G77 बनाया गया, और इसमें कहा गया है कि 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को, यानी कि वो अपने देश को विकास कर रहा है, जितना भी लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त कर रहा है, और इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना और उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चे माल का सही दाम मिल सके, तथा अपने मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले। समझ लीजिए दोस्तों, छोटा सा यहाँ पर G77 का प्रयोग क्या है, तो G77 मतलब समझ गए विकासित देश। तो विकासित देश कैसे होगा, तो विकासित देश तभी होगा जब कच्चे माल का सही दाम मिलेगा, ठीक है। मान के चलिए कोई भी कच्चा माल है उसको दाम अच्छा मिलता है तो क्या वो देश विकास होगा या नहीं होगा। और संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हित की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है। ठीक है, और G77 विटेन वुड्स की संतानों की प्रायिकता के रूप में भी देखा जा सकता है। काफी इंपोर्टेंट लाइन दोस्तों मैं आपको बताया हूं। तो दोस्तों इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है दोस्तों, और 100 में से 100, यानी कि आपको 5 में से 5 नंबर पक्का करना एक प्रश्न पे। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न लिखे और बढ़ते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समझ विस्तार की चुनौती क्या है। काफी इंपोर्टेंट है, लोकतंत्र के बारे में कुछ भी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जानते हैं। तो अगर दोस्तों कोई भी प्रश्न रहे, कठिन प्रश्न भी लगे, अगर आप उन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ के अगर उन्हीं प्रश्नों में से एक पॉइंट को दोस्तों अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसी पॉइंट पे मुझे एक पेज को फिलअप करना है, तो दोस्तों कोई भी दुनिया का ताकत कोई भी आपको नहीं रोक सकता है बोर्ड एग्जाम में टॉप बनने से। ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए इसके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न, इसके द्वारा हम लोग उत्तर को समझते हैं और आपको समझाते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समझ विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं।
लोकतंत्र की विस्तार की चुनौतियां का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाए जाए और इसे उद्देश्य के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस प्रकार सरकार की सत्ता को कोई भी स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां। सत्ता में साझेदारी को वितरित बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती होती है और इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए। पंचायती राज की स्थापना की गई है। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। अब समझ लीजिए इसके द्वारा पूछा गया प्रश्न का समझाने का तरीका, ठीक है। पर तो लिए दोस्तों, अब इसको समझ लीजिए कि ये आपका जो प्रश्न पूछा था लोकतंत्र शासन व्यवस्था के समक्ष विस्तार की चुनौतियां क्यों है, तो इसलिए है। कैसे है तो देखिए, जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में दोस्तों ये समक्ष विस्तार की चुनौतियां अनेक रूप से होती है। कैसे होती है? जब भी लोकतंत्र में विस्तार की चुनौतियां का अर्थ, विशाल चुनौतियां का अर्थ ही होता है, क्या होता है? सत्ता में साझेदारी। और सत्ता में साझेदारी ये तो आपका चैप्टर ही है, और इसे नहीं पढ़िएगा तो किसे पढ़िएगा, ठीक है। जिसका उद्देश्य है दोस्तों कि कोई भी सत्ता में साझेदारी विस्तृत बनाने के लिए, ठीक है, विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, किसी पर्व के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाए। भेदभाव को मिटाने की चुनौती, यानी कि कोई प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। और इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं कि पंचायती राज की स्थापना की गई है। और सत्ता में साझेदारी के लिए दोस्तों महिलाओं को कितना पंचायती राज पर कितना आरक्षण दी गई है, तो 33% आरक्षित सीटें दी गई, यानी आरक्षण सीटें जो है मौजूद है। और यह प्रश्न दोस्तों ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कितना परसेंटेज, ठीक है। चलिए इस तरह से नेक्स्ट पढ़ते हैं 17 नंबर की, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, समझिएगा, ठीक है। पॉइंटों को समझना अधिक जरूरी है, ठीक है। देखिए कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे खास होता है दोस्तों मुद्रा। पैसा है तो कल है, और पैसा नहीं है तो जिंदगी बर्बाद है, ठीक है। आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, ठीक है। तो मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। क्या आप बिना मुद्रा के वस्तु को खरीदेंगे? क्या दुकान जाएंगे और कहेंगे मुझे कुरकुरे दो, मुझे आलू दो, मुझे प्याज दो, क्या वो दे देगा? तो नहीं, सबसे पहले कहेगा कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें सामान दूंगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बताएगा कि अगर मुद्रा नहीं होता, यानी कि मुद्रा के बिना हम किसी भी वस्तु को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। और व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। कोई सा भी व्यापार हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का व्यापार, उसमें मुद्रा का अहम भूमिका होता है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक की जाती है। जैसे कि कोई माल था, उसको मतलब देखिए समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब आलू का कोई बिक्री कर रहा है, आलू का बिक्री, सिंपल सा हम लोग छोटा सा भाषा लेते हैं, आलू का दोस्तों कोई बिक्री कर रहा, तो ये आलू को बेचेगा, मान के चलिए बोरा बाई बोरा किसी दुकानदार में बेच रहा है, तो ये एक प्रकार से व्यापार कर रहा है। एक बोरा आलू का दाम मान के चलिए 1000 रुपया मूल्य है, ठीक है। और ये कहेगा कि यानी कि मेरा पास मुद्रा नहीं है, तुम आलू के जगह कुछ वस्तु विनिमय का साधन ले लो, यानी कि आलू दे रहे हैं तो मेरा पास कुछ भी घर में चावल है, तुम ले लो। तो क्या इस प्रकार से व्यापार टिकेगा? नहीं टिकेगा, क्योंकि मुद्रा दोस्तों एक ऐसा साधन है जो आप अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। अगर वस्तु विनिमय होता तो दोस्तों आज संसार में सब चीजें दोस्तों नष्ट हो जाती, क्योंकि वस्तु विनिमय दोस्तों कैसे होता? खाने के लिए दोस्तों सब तरस जाते, क्योंकि अगर आपके पास कुछ चीज नहीं है तो दूसरों से कैसे मांगते, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्रा की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं को खरीद कर दूसरे स्थान पर बेचा जा सकता है। बचत निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बचत कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर ही हम लोग उसे तुलना कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुद्रा रहेगा तो समझ लीजिए कि इसका भाव इतना है, नहीं हो तो नहीं पता चलेगा, ठीक। मान के चलिए अगर सोना और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, सोना और कोयला, इसमें दोस्तों किसका यानी इसमें आपको कौन महंगा दिखेगा? तो महंगा कौन रहेगा? तो सोना रहेगा। सोना महंगा किस लिए आपको दिख रहा है? क्योंकि सोना महंगा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसका जो है मुद्रा काफी, यानी इसे खरीदने में मुद्रा काफी ज्यादा मात्रा में लगता है। और कोयला को खरीदने में मुद्रा ज्यादा लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मुद्रा के माध्यम से दोस्तों हम इस दोनों के बीच में तुलना कर सकते हैं। कोयला को दोस्तों अगर किलो के हिसाब से लीजिएगा तो आपको दोस्तों सिंपली से कितना मिल जाएगा? इधर तो दोस्तों मैं जहां रहता हूं धनबाद में, दोस्तों धनबाद में तो जानते हैं कि यहाँ तो झारखंड तो आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध शहर है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपको पता है कि इधर दोस्तों 10 रुपये किलो तक कोयला मिल जाता है। लेकिन सोना दोस्तों 10 रुपये किलो मिलेगा? 100 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा, 1000 रुपये किलो,
5,000 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोना और कोयला में बहुत ही अंतर है। किस आधार पर बांटते हैं? तो मुद्रा की सहायता से बांटते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है, मेरे वीडियो कुछ भी अगर आप सीख कर बोर्ड एग्जाम में दोस्तों तहलका मचाते हैं, तो कृपया करके दोस्तों एक वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। अगर इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, सीना दोस्तों चौड़ा हो जाता है एकदम, ठीक है। तो देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है। कौन देश कितना विकसित है, हम लोग मुद्रा के माध्यम से हम लोग उसको जान सकते हैं, ठीक है। जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाता, मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना नहीं करना बहुत ही कठिन है, और इस प्रकार से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अहम भूमिका होती है। अब मुद्रा के बारे में दोस्तों हमको तो लगता है कि आपको कुछ भी पॉइंट दे दे, कैसा भी प्रश्न पूछ दे मुद्रा के बारे में, आप तो लगता है कि तहलका मचा देंगे। क्या तहलका मचाना है या नहीं मचाना है, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए, और नहीं आया तो समझ लीजिए कि आप तहलका नहीं मचा सकते। तो तहलका मचाना है दोस्तों, और 90% का पार बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि मुझे 90% से ज्यादा भी चाहिए सर, आपका भरोसा है। चलिए 18 नंबर कहता है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल, बताइए। अब इस टाइप का प्रश्न को अब नहीं समझेंगे तो किसको समझेंगे? सौर ऊर्जा ये भविष्य के लिए उज्जवल है तो क्यों है, आपको बताना है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है जिसके निम्नलिखित कारण है। हम लोग बारी बारीकी से समझे तो यहां पर लिखा गया है प्यारे दोस्तों, क्या लिखा गया है देखिए। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी होता है। भारत कैसा कंट्री में, यानी कि भारत से एक उष्ण का मतलब ही गर्म होता है। भारत का जलवायु गर्म जलवायु, ठीक है। भारत में दोस्तों चाय पीना सख्त मना है, लेकिन दोस्तों यहाँ तो सब लोग सुबह शाम चाय को पीते हैं, ठीक है। ये चाय दोस्तों भारत के लिए नहीं था, लेकिन अब भारत में सब चाय पीते हैं। अब बोले सर चाय में आपका अंतर ही नहीं लग रहा है, कौन चाय है कौन यह है, तो देखिए दोस्तों सिंपली से, ठीक है, ये इस तरह का चाय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब बोलिएगा सर शब्द में क्या रखा है, बातों में रखा है सर। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट देखिए दोस्तों, आपको एक बात मैं आपको ध्यान रखता हूँ, ठीक है। अगर आप दोस्तों प्रश्नों को रट कर जाते हैं, मान के चलिए रट लेते हैं, प्रश्न याद बोर्ड एग्जाम में भी आप प्रश्न को लिख देते हैं तो आपको नंबर उतना नहीं मिलेगा जितना दोस्तों आपको पॉइंट बाइज पॉइंट लिखने पर, और अगर जो भी शब्द जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा शब्द दोस्तों अगर समझ लेते हैं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर आएगा, टॉपर भी बन सकते हैं। काफी बन में कौन बनेगा टॉपर, आप ही में से एक बनता है टॉपर, ठीक है। देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका एक पॉइंट में हम लोग देखिए कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी होती है, तो ये आप मान के चलिए पॉइंट में लिख दिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है, उसको हम लोग हेडलाइन कर लेंगे, ठीक है, काला पेन से, ठीक है, इस तरह से हेडलाइन कर लीजिएगा, जिसके कारण दोस्तों आपका जो कॉपी है बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखा, और एग्जामिनर का सारा ध्यान दोस्तों यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, ना कि यहाँ सीधा दोस्तों ये आपका जो है अंडरलाइन वाले शब्द को पढ़ेंगे, और इसके लिए वो उनका जो है मन बहुत अच्छा लगेगा, जिसके कारण दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित होती है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है और यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। अब दोस्तों सौर ऊर्जा के बारे में आपको क्या बताए, ये तो दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, ये कितना प्रश्न था, 18वां प्रश्न था। तो मैं आपको जैसे कि बताया 19वां प्रश्न दोस्तों एक मैप से संबंधित प्रश्न है, और मैप वाला वीडियो किसको चाहिए वो भाई कमेंट में कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार का है। ये दोस्तों आप देखेंगे तो कहेंगे सर फिर से प्रश्न का संख्या वहीं पर आके आप ला दिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर प्रश्न का संख्या देखेंगे तो फिर से कहिएगा सर 15 नंबर फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्रश्न का संख्या पर दोस्तों नहीं निर्भर रहना है, हम लोग प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किया है। चलिए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। तो उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। ईस्ट इंडिया कंपनी के बुनकरों के बारे में दोस्तों ये बात को कही गया है, ठीक है। दूसरा का है कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापार और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने के लिए, और आपको पता है दोस्तों कि बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुलामता का प्रयोग किया जाता था,
जो कि दोस्तों ध्यान में रखता था कि कौन बुनकर कितना अच्छा काम कर रहा है, कोई सामान को चुरा तो नहीं रहा है, अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कंपनी को घाटा में पहुंचा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों एक गुसमता होता था, ठीक है, कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 3 नंबर कि कंपनी, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, ये दोस्त देख रहा है, ये अपन 3 कर लीजिएगा, ठीक है। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए, जिसे गुमशुदा कहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दिया। चलिए 16 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि किन कारणों से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आई, ठीक है, कि किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहला हम लोग देखें तो लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करते और जवाब जब चाहे जब उन्हें पद से हटा सकते हैं। आपको पता है कि लोकतंत्र में आपका ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब भी आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगा, ठीक है। आप चाहें तो सरकार को हटा सकते हैं और चाहे तो सरकार को बदल सकते हैं या चाहे तो सरकार को रख सकते हैं। बस ये दोस्तों पूरा निर्भर करता है लोकतंत्र में जनता के यानी जनता पर, ठीक है। दूसरा का है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, इसलिए वह संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। चौथा देखें तो लोकतंत्र देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्राप्त है। तो दोस्तों लोकतंत्र के बारे में तो आप तो अच्छी तरह से अच्छी यानी कि अच्छी तरह से दोस्तों परिचित होंगे। तो इसमें दोस्तों क्या बताना है, तो पॉइंट को देख लीजिए, सेम इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन समाज में विद्यमान मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीकों से निपटान करती है। लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने पर पूरा अधिकार है, यानी कि कोई सरकार कैसा काम कर रहा है उसकी देखरेख करता है और अगर अच्छा काम नहीं करता तो उसको तुरंत ही पद यानी कि सत्ता से हटा देता है, ठीक है। लोकतंत्र देश के बहुसंख्यामक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्याक समूह में हितों में भी रक्षा करता है। अब दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न दोस्तों, इसको समझ के जाइए दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है। मुद्रा आवश्यकता दोहरे के संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। चलिए मुद्रा वाला फिर से प्रश्न आ गया। अभी मैंने आपको एक मुद्रा से प्रश्न बताया था और ये आपका मुद्रा को दोहरे संयोग से, अगर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर मुद्रा नहीं होता और वस्तु विनिमय होता तो दोस्तों बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न यानी कठिनाई झेलना पड़ता। आपके पास कुछ भी नहीं और आपको भूख लगा और चावल जाएंगे दुकान में लेने, तो वो चावल वाला कहेगा कि मैं चावल तभी दूंगा जब तुम मुझे गेहूं देगा। अब बताइए, ना आपके पास गेहूं है, ना चावल है, ना किसी प्रकार से कुछ वस्तु है, तो आप कैसे आदान प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मुद्रा का होना अति ही जरूरी है, ठीक है। वही बातों को दोस्तों यहाँ पर हम लिखे हैं, तो देख लीजिए। मुद्रा आवश्यकता दोहरे के संयोग की समस्या से बहुत अच्छी तरह से सुलझाती है, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा हुआ इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवाओं का खरीदने या आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषताएं हैं। जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, तो इसकी तुलना में अर्थव्यवस्था जहां की मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करता है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत का खत्म। सिंपल से वही बात है दोस्तों, अगर मैं समझा दिया, अगर आप समझ गए तो बस जो समझा दिया वही बोर्ड एग्जाम लिख के आ जाएगा। और नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर, ठीक है, भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखे और गन्ना उत्पादक की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 18 नंबर का प्रश्न दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मुझे जो है काफी ज्यादा दोस्तों दिक्कत हो रहा बोलने में, ठीक है। तो दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं नेक्स्ट पार्ट में मैप और ये वाला प्रश्न का वीडियो में लेकर आऊंगा।